Good morning, all of you. Welcome to class of Statistical Physics and Thermodynamics. तो हमने क्वांटम फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया है. क्वांटम मैकेनिक्स इज डन एंड आई एम श्योर कि आपका जो एक पेपर है वो मनीषा मैम ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है. सो नाउ दिस थर्ड पेपर इज आई थिंक द इजीएस्ट वन, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स. और इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जस्ट 3 चैप्टर्स सिलेबस में, ठीक है. और जो पार्टीशन है, जैसे हमारा सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका इटसेल्फ एंटायर सेक्शन ए बनाता है और चैप्टर सेकंड एंड थर्ड दे मेक दी सेक्शन बी. सो चैप्टर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर 1. मे बी चैप्टर सेकंड एंड थर्ड मैम विल टीच यू. सो अब आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी. वी डील विद probability. Here also we will be having probability most of the time. ठीक है. और जो statistical physics है, first of all तो जो इसका कुछ portion तो आपका proper stats है, जो हम maths में stats पढ़ते हैं. So there is summation, then mean, average, median, deviation, वो सारे concepts आ जाते हैं. And thermodynamics, this is concerned with systems जिन्हें हम heat provide करते हैं, जिनकी ड्यू टू टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. सो ऑल एंड ऑल दिस इज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स. जो मेजर पोर्शन है थर्मोडायनामिक्स का वो आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर आप मोस्टली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है. सो जितना भी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो सारी आप जो आपका थर्ड सेमेस्टर है उसमें पढ़ोगे और फोर्थ सेमेस्टर में यू विल स्टडी thermodynamics. So here we have 3 chapters. तो first chapter में हम probability पढ़ेंगे. We will deal with numbers कि क्या probability का क्या basic formula है. And I hope आपने basic concepts of probability भी पढ़ा होगा. और chapter second और third में हमारे पास एक type की stats ही है. So there is Maxwell-Boltzmann statistics, Bose-Einstein statistics and Fermi-Dirac statistics. ये तीनों stats हैं. It's a type of way how we deal with a system. ठीक है, एक तरह से एक मैथ्स या एक फॉर्मूला डिफाइंड है, उसी के अकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स से डील करते हैं. बट नाउ लेट्स हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट. सो ये जो आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट यूजेस मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स and particularly the mathematical tools for dealing with large population and approximation. So mostly this type of physics is used for large populations. अगर आपके पास particles available हैं और उनकी जो count है बहुत ज़्यादा है, so for all those large populations we will use this branch of physics. तो जहाँ पे भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, we will use statistics there. और सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. सोशल साइंस में भी होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, न्यूरो साइंस, एवरीवेयर इट हैज इट्स एप्लीकेशन. सो अब मेन जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है, दैट इज statistical physics is a branch of physics that deals with the study of physical behavior of an assembly of large number of particles using the concepts of statistics. अगर आपके पास एक पूरी कलेक्शन है जिसमें कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनका जो फिजिकल बिहेवियर है आपने वो स्टडी करना है. तो अब एक एक पार्टिकल को पिक करके उसका स्टडी करना बिहेवियर, दैट इज अगेन डिफिकल्ट. क्योंकि फिजिक्स में और अभी आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा दैट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो या फिर कई बार अगर कंटिन्यूटी आ जाती है तो वहां हम अगर काउंट ना कर सकें. सो दो टाइप की सिचुएशन होती है हमारे पास. या तो कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा काउंट है
अगर बहुत ज्यादा काउंट अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा नंबर पे आपके पास पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, तब भी आपके लिए काउंटिंग डिफिकल्ट है। और अगर कोई चीज कंटिन्यूस है, स्प्रेड है ओवर द रीजन, ठीक है, तो उसकी डेसिमल्स में भी वैल्यूज होंगी, उसको भी काउंट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो दोनों केसेस में ही काउंटिंग इज डिफिकल्ट। बट यहाँ पर क्या है, वी हैव पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल मतलब एक सिंगल सिंगल पार्टिकल जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर थिंग्स आर काउंटेबल बट दे आर वेरी लार्ज इन नंबर। काउंट इतना ज्यादा है कि वन बाय वन काउंट करना डिफिकल्ट है। तो उस केस में अगर हमने पूरी की पूरी उस असेंबली का फिजिकल बिहेवियर स्टडी करना है तो फिर हमें थोड़ा बहुत मैथ्स यूज करना पड़ेगा, और मैथ्स में वील यूज बेसिकली स्टैट्स। सो it provides a framework for relating microscopic properties of individual atoms and molecules to the macroscopic or bulk properties of material that can be observed in everyday life. अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आया वर्ड, और एक आया मैक्रोस्कोपिक या बल्क प्रॉपर्टीज। अब माइक्रोस्कोपिक क्या है? माइक्रोस्कोप से आप क्या समझते हो? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्जर्व टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो एक्सट्रीमली टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के बोलते हैं यूजुअली, जिन्हें कि नेकेड आई से देखना, उनकी डिटेल्स को देखना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फॉर दैट वी यूज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब कोई आपका सब्सटेंस है, जैसे आपके पास वैक्स है, आपने उसको हीट करना शुरू किया तो वैक्स आपकी मेल्ट हो गई, तो इट इज विजिबल, हम देख सकते हैं कि इट इज चेंजिंग इट्स फिजिकल स्टेट। तो ये आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं हुई, क्योंकि ये तो डिटेक्टेबल है, ये तो ऑब्जर्वेबल है। बट वो प्रॉपर्टी जो आपकी चेंज भी हो और आपको पता भी ना चले, आप ऑब्जर्व ही ना कर पाओ, दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब जैसे किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए वी हैव थर्मामीटर, सिंपली थर्मामीटर लगाया एंड वी कैन सी द रीडिंग्स, तो उसको तो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट एक कंसेप्ट होता है इंटरनल एनर्जी, हालांकि वो भी डायरेक्टली टेम्परेचर से लिंक्ड है। इंटरनल एनर्जी की उसके जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की क्या काइनेटिक एनर्जी है, हाउ मच एनर्जेटिक द सिस्टम इज। अब इसके लिए देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड जिससे आप इसको डिटेक्ट कर सको। सो दैट इज ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिसको कि आप नहीं डिटेक्ट कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते। सो अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, व्हाट डज इट डू? ये रिलेट करती है उन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को जिन्हें कि आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल, टू द मैक्रोस्कोपिक और बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ। तो मतलब मैक्रोस्कोपिक होगी विच आर ऑब्जर्वेबल, जो लार्जर स्केल पे होती है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स प्रॉपर्टीज एट स्मॉलर स्केल, हार्डली डिटेक्टेबल, एंड मैक्रोस्कोपिक मीन्स प्रॉपर्टीज एट लार्जर स्केल विच कैन बी इजिली डिटेक्टेबल। तो ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर देता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बीच एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बीच। अब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है एक एक एटम की, एक एक एटम या एक एक मॉलिक्यूल की, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं मटेरियल। तो वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल दैट इज लिंक्ड टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कि हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये एक लिंक एस्टैब्लिश करता है। ओके, so therefore explaining thermodynamics as a result of statistics, classical mechanics and quantum mechanics at microscopic level. So this is the thing. एंड एक और जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। दिस इज सिंपली व्हाट स्टैटिस्टिक्स मीन। तो ये हमारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है कि फिजिक्स में अगर आप स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हो देन व्हाट विल इट डू। और सिंपली स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक साइंस है जिसमें कि आप कलेक्ट करते हो डेटा,
आप उसको क्लासिफाई करते हो। अगर उस डेटा की कुछ पर्टिकुलर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लग रही है, आप उसको क्लासिफाई करोगे, यू विल प्रेजेंट इट, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी फॉर्मूला, उसके बेसिस पे यू विल एनालाइज इट, एंड देन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स अब कंक्लूजन निकालना कि आपके पास जो रिजल्ट आया है तो उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। सो ये सब करते हैं हम डेटा के साथ इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब आता है कंसेप्ट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स का। तो जब भी हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, सो यूजुअली क्या करते हैं हम, वी यूजुअली सेपरेट अ पोर्शन ऑफ द मैटर टू बी टेस्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो जिसको तो हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस सिस्टम को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसे तो हम बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। और उसके अलावा बाकी जो भी है एनवायरनमेंट में, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। जैसे कि आपके आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है, वो सराउंडिंग्स है आपकी, ठीक है। हम सराउंडिंग्स यही समझते हैं। तो आप हो गए सिस्टम और आपके आसपास का एरिया हो गया सराउंडिंग। सिमिलरली, जैसे आप जिस चीज को आपने टेस्ट करना है, जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, दैट इज योर सिस्टम। उसके अलावा आसपास जो भी है, वट एवर इज देयर, इवन यू इट सेल्फ, आई मीन यू ऑल्सो, यू योर सेल्फ इज ऑल्सो सराउंडिंग। अगर आपके पास कोई बीकर है, आपने उसमें वाटर रख दिया है एंड उसको आप टेम्परेचर दे रहे हो, आप टेम्परेचर एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हो, तो वो आपका सिस्टम है। तो वो सिस्टम है, तो उसके अलावा आपकी लैब, आप खुद, एवरीथिंग एल्स इज सराउंडिंग। ओके, सो जो इसको हम स्टडी करते हैं, वी सेपरेट दैट पोर्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो इस सेपरेटेड पोर्शन को कहते हैं सिस्टम, और रेस्ट ऑफ द जो यूनिवर्स है उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट या सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनाता है यूनिवर्स। तो ये सारा यूनिवर्स है, ठीक है। इसमें से जिसको टेस्ट किया जाए, दैट बिकम सिस्टम। उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज सराउंडिंग्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे बहुत से, जब आप किसी सिस्टम को स्टडी करते हो तो आप बहुत से रिपीटिशंस लेते हो। जैसे लैब में आप कोई एक्सपेरिमेंट करो, तो यूजुअली आपको क्या कहा जाता है, दैट टेक 2-3 रीडिंग्स। तो वो एक एक जो आप रीडिंग ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। अब हर बार जरूरी नहीं कि आप उस इवेंट के रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सको। जैसे अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम सिंपल पेंडुलम यूज करते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होती है वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अगर आप एक्सपेरिमेंट करते भी हो, तो आपको पता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। हो सकता है उससे थोड़ा बहुत +-5 या +-2 का हम डिफरेंस ले लेते हैं, हो सकता है 10 भी आ जाए आंसर, या 9.6 आ जाए, बट स्टिल यू नो कि आपका आंसर क्या आएगा। बट ऐसे कई इवेंट्स होते हैं जहां पर आप बता ही नहीं सकते व्हाट वुड बी द रिजल्ट। और क्वांटम मैकेनिक्स आपने पढ़ी है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि टोटल सर्टेनिटी कई जगह पॉसिबल नहीं है। तो जहां नहीं है, हम किसकी हेल्प लेते हैं? प्रोबेबिलिटी की। तो हम क्या कहते हैं, वी से दैट हाउ लाइकली दे आर टू हैपन, कि कितने चांसेस हैं होने के, हम बस यही कहते हैं। एंड दैट इज बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे आप कॉइन टॉस करो, तो एक बार आपने बस कॉइन को टॉस किया, आपको पता है कॉइन की दो साइड्स होती हैं, हेड एंड टेल। ओके, तो आप टॉस करोगे तो क्या रिजल्ट आ सकता है? या तो आएगा हेड या आएगा टेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखते हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 2, बिकॉज वी हैव हेड एंड टेल। ओके, और फेवरेबल क्या हुआ? जो भी आप फाइंड करना चाहते हो। सपोज अगर आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन लैंडिंग हेड अपवर्ड्स, आप चाहते हो हेड आए, तो हेड कितना होता है? 1, बट टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल है? 2,
बिकॉज हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, पर हेड आने के चांस कितने हुए? 1/2, बिकॉज हेड एक ही होता है। सिमिलरली टेल आने के चांसेस क्या है? अगेन 1/2। ठीक है, सो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग अपवर्ड्स और टेल कमिंग अपवर्ड्स, बोथ 1/2, राइट? सो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग एज नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन एंड देन total number of outcomes. So probability is the ratio of number of favorable cases to the total number of equally likely cases. Equally likely का क्या मतलब है? कि सब आउटकम्स के आने के इक्वल इक्वल चांस है। ये नहीं कि आप कह दो कि सिर्फ हेड ही आएगा या ओनली टेल ही आ सकता है। नहीं, आपने देखे ही है कॉइन्स, तो कॉइन्स कैसे होते हैं? बिल्कुल सिमेट्रिकल बने होते हैं और उनका वेट भी इक्वली बैलेंस्ड होता है। तो टॉस करने पे दोनों में से कोई भी साइड आ सकती है। सो इसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली। अब जैसे हम डाइस है, जो लूडो के डाइस होते हैं, वो प्रॉपर क्यूब बने होते हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी साइड पे हमने वेट डाल दिया। अगर हम किसी साइड पे वेट डाल दें तो फिर वो ही हर बार गिरेगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता। तो डाइस में देयर आर 6 साइड्स क्यूब की, तो 6 में से कोई भी आ सकता है। जब आप लूडो खेलते हो तो कोई भी नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तो ये हो गए इक्वली लाइकली केसेस, मतलब हर केस के आने के इक्वल चांसेस हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कोई टॉसिंग का है तो वो वेट डाल देते हैं कॉइन में। कॉइन में अगर आप वेट डाल दो तो क्या होगा? हमेशा कॉइन उस वेट के कारण एक ही साइड पे गिरेगा। ओके, या आप बाइसिंग कर रहे हो, आप दोनों साइड्स ही कॉइन की सेम बना दो, तब भी क्या होगा कि आप एक आउटकम को टोटली निग्लेक्ट कर दो। मतलब वहां पे बाइसिंग आ गई कि आपने खुद से उसमें कुछ छेड़खानी की है। ओके, इट्स नॉट नेचुरल वन। सो इक्वली लाइकली होना चाहिए जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और हम उसको डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। So small n is number of favorable case and capital N is number of total cases or total number of equally likely cases. तो ये है एग्जाम्पल, लेट्स डिस्कस। पहला एग्जाम्पल है चांसेस ऑफ रोलिंग अ 4 विद अ डाई। तो अब आप देखो कि पहली बात, डाई में कितने आउटकम्स होते हैं? 6, क्योंकि जो आपका डाइस है उसमें वो एक क्यूब की तरह होते हैं और एक एक साइड पर आपके पास 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसमें से नंबर 4 कितनी बार आता है? उस पूरे डाई में 4 कितनी जगह है? सिर्फ एक जगह, देयर इज ओनली वन साइड। ठीक है, सो 4 कितनी बार आ सकता है और नंबर ऑफ वेज इट कैन कम, दैट इज ओनली वन, क्योंकि देयर इज ओनली वन फेस विद नंबर 4 ऑन इट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया प्रोबेबिलिटी का? 1/6। नेक्स्ट देखो, देयर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग, 4 आर ब्लू, 1 is red. So what is the probability that blue marble gets picked? तो आपने एक बैग में 4 ब्लू मार्बल्स डाल दिए और 1 रेड मार्बल डाल दिया। ठीक है, सो देयर आर टोटल 5। अब आपने उस बैग को बंद कर दिया, आप उसको शफल कर रहे हो और बिना देखे आप उसमें से बॉल को आपने बाहर निकालना है। जैसे यूजुअली लॉटरी केसेस में जब रैंडम ड्रॉज निकलते हैं, तो ड्रॉज में भी वो मोस्टली ऐसे ही करते हैं, उस पे हमारे नंबर्स लिखे होते हैं एंड दे जस्ट पिक्ड इट। वो देखते भी नहीं, बिना देखे दे जस्ट पिक एनी बॉल और एनी चिट। ठीक है, सो अब अगर ब्लू बॉल निकलनी है, इसके चांस, तो पहले तो देखो टोटल चांस कितने हैं। टोटल कितने मार्बल्स हैं बैग में? 5। तो टोटल तो आउटकम हो गए 5। लेकिन अब पूछा गया है कि ब्लू मार्बल के आने के कितने चांस हैं। तो ब्लू मार्बल्स कितने हैं बैग में? 4। तो इट मींस 4 तो आपके ब्लू मार्बल्स ही हैं, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? ब्लू मार्बल आने की। तो आप लिखोगे 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली अगर पूछ लें कि रेड के आने के चांस कितने हैं, तो रेड ओनली 1 है। तो वैसे ही अगर कोई चीज बहुत कम क्वांटिटी में हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, उसके चांस कम हो जाते हैं। तो रेड के कितने होंगे? प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी सोचो?
What is the probability that a red marble gets picked? 1/5. Okay. अब probability हमेशा 0 and 1 के बीच में रहती है, ठीक है। या तो इवेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, या इवेंट होगा, या फिर थोड़े थोड़े चांस है उसके होने के, ठीक है। तो हमने इसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, देखो ये पूरी जो बार है, यहाँ पर ये नंबर 0, दिस इज नंबर 1। तो नंबर 0 मतलब इम्पॉसिबल, कि बिल्कुल भी चांस नहीं है उसके आने के, आएगा ही नहीं, तब आपकी प्रोबेबिलिटी आती है 0। जब 100% प्रोबेबिलिटी हो कि यस डेफिनेटली इट्स कंफर्म कि आएगा ही आएगा, तो तब आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। हाफ में अगर प्रोबेबिलिटी आ जाए हाफ यानी कि 0.5, तो मतलब इवन चांस है कि दोनों जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है यानी कि इक्वल इक्वल चांस है, हाफ हाफ चांस। जैसे 2 टीम्स का मैच होता है और सपोज जैसे हम वर्ल्ड कप का ही ले लें, तो उसमें पॉइंट्स टेबल होता है, तो पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग भी विनर डिसाइड होता है, राइट। पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं, तो जब 2 टीम्स होते हैं और उनके इक्वल इक्वल पॉइंट्स हो और दोनों ही बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि दोनों के जीतने के इक्वल इक्वल चांस है, तो वो हो गया इवन चांस, कि दोनों के मार्क्स भी सेम है और दोनों की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो अब फिर भी विनर तो कोई एक होगा, तो उस टाइम पर हम कहते हैं देयर इज इवन चांस। फिर ये देखो अनलाइकली और एक है लाइकली। अनलाइकली जब हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल भी नहीं होगा, चांसेस है पर बहुत कम। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके पास होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत कम, ठीक है। तो अब अगर आपके 4 पेपर्स हैं और आपने उसमें से 3 में कंपार्टमेंट ले आए, तो फिर पास होने के चांसेस हो जाते हैं कम। तो उस टाइम पर हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हम बोलेंगे अनलाइकली। ओके, सो अगर आप कह रहे हो कि 1 in 6 पेपर थे, आपका 1 ही क्लियर है, तो पास होने के चांस क्या बोलेंगे? अनलाइकली। जब आपके पास चांसेस हैं पर बहुत कम है, उसकी उसकी जो उसका नंबर बहुत कम है टोटल में से, तब अनलाइकली। अगर चांसेस अवेलेबल हैं और वो चांसेस काफी ज्यादा है, जब सपोज आपके पास 5 पेपर है और आपकी बस एक में ही कंपार्टमेंट आई है, तब पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लाइकली यू विल पास, क्योंकि 5 में से 4 चैप्टर्स 4 पेपर्स आपके क्लियर हैं। ओके, सो दिस इज द वे एंड दीज आर द टर्म्स दैट वी यूज। इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल का पूरा ऑपोजिट है सर्टेन, बीच में लाई करता है इवन चांस। और फिर इम्पॉसिबल और इवन चांस के बीच में आता है अनलाइकली, और अनलाइकली का टोटल ऑपोजिट है लाइकली, जो कि आता है इवन चांस और सर्टेन के बीच में। ओके, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी एंड द टर्म्स। अब आ गया ट्रायल। तो एक एक एक्सपेरिमेंट आप जब करते हो तो उसकी एक एक जो आप रीडिंग लेते हो, उसके लिए आप सारा सेटअप एवरीथिंग यू डू, तो उस एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को हम ट्रायल बोलते हैं। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड ट्रायल। So by experiment or trial in the subject of probability we mean a random experiment. हम कोई स्पेसिफिक की बात नहीं करते, यूजुअली हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एंड ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन वन और मोर आउटकम। हर एक ट्रायल में एक आउटकम या उससे ज्यादा आउटकम्स आने की चांस होते हैं। एग्जाम्पल, टॉसिंग 4 कॉइन्स। तो अब आपने 4 कॉइन्स को एक बार टॉस किया तो आउटकम तो मिले, ठीक है। और अब आउटकम आप लिखोगे तो वो कितने लिखोगे? सोचो कितने आएंगे। आपने 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स और 4 कॉइन्स के लिए बनाना है, ठीक है। कि अगर आप 2 कॉइन्स को एट ए टाइम टॉस करते हो तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने होने चाहिए, 3 को करते हो तो कितने होंगे, और 4 को करोगे तो कितने होंगे। आपने वो प्रॉपर लिखने भी हैं, ठीक है, वो सारे आउटकम्स, जिसे हम सैंपल स्पेस नहीं बोलते प्रोबेबिलिटी में, आपको वो बनानी आनी चाहिए। हिंट के लिए मैं बता देती हूँ, इफ वी हैव 2 कॉइन्स तो हमारे टोटल आउटकम होंगे 4। इफ वी हैव 3 कॉइन्स हमारे टोटल आउटकम होंगे 8।
एंड इफ वी हैव 4 कॉइन्स हमारे टोटल आउटकम होंगे 16। अब ये आपका होमवर्क है दैट यू हैव टू मेक द लिस्ट। ठीक है, वो सारे ट्रायल्स आपने लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? जैसे हेड 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 टेल। ठीक है, अभी पहले 3 के हेड आ गए, फोर्थ वन की टेल आ गई। सिमिलरली पहले में टेल आ गई, बाकी 3 में हेड आ गए। इस तरह से पूरी सैंपल स्पेस यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, सो ये आपके एग्जांपल्स हो गए। रोलिंग अ डाई में हमारे पास आ जाते हैं आउटकम्स। अब इवेंट और आउटकम, सो समथिंग दैट रिजल्ट्स। पहले क्या हमने पढ़ा? ट्रायल। ट्रायल मतलब आप जब परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, उसको ट्रायल बोलते हैं। ट्रायल आया है ट्राई करने से। व्हेन यू ट्राई समथिंग यू कॉल इट ए ट्रायल। तो जब आप एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हो, जैसे आपको क्लास में एक्सपेरिमेंट समझाया और आप उसको पहली बार करने लगते हो खुद से, यू कॉल इट अ ट्रायल। अब ट्रायल में का जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड इवेंट और आउटकम। जो भी आपने आंसर निकाला, यू विल शो टू योर टीचर दैट मैम आई हैव सॉल्व दिस, वी हैव डन इट वंस एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। तो उस रिजल्ट को यूजुअली हम इस फर्स्ट चैप्टर में, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, हम बोलते हैं इवेंट या आउटकम। Okay, so something that results or result that is caused by some previous action. आपने experiment perform किया तभी तो result आया. Okay, so this is the result. So the results or outcomes or observations are called events. तो ये सारे terms हम use करते हैं, चाहे आप result बोल दो, चाहे उसी को आप outcome बोल दो, चाहे उसी को आप observation बोल दो, या आप उसे event बोल दो. They all mean one and the same thing. एंड दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो ये एक वे हो जाता है कि जब हम मेंशन करते हैं कहीं भी, इफ यू रीड समवेयर, तो अगर वो कैपिटल लेटर में लिखा होगा तो इट गिव्स अस द हिंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इवेंट। So though we know the possible outcome of a random experiment, we cannot predict which of these will occur or happen in a conduct of experiment या trial। अब जैसे हमारे पास डाइस वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, हम व्हेन वी प्ले लूडो, हमें पता है कि उसके 6 फेसेस हैं और सब पे नंबर 1 2 3 4 5 6 बस ये लिखा हुआ है। तो ये तो हमें कंफर्म है कि इन्हीं में से आएगा कोई ना कोई नंबर। ठीक है ना, ये तो नहीं है कि आपने डाइस जब आप खेलते हो एंड व्हेन यू जस्ट रोल योर डाई, तो ये तो नहीं कि नंबर 8 आ जाएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो है ही नहीं उसके फेस पे। देर आर जस्ट 6 नंबर्स। जो इतना तो कंफर्म है कि उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें हमेशा पता होते हैं। बट जब आपने रोल किया डाई, तब कौन सा आएगा नंबर ये पता होता है? नहीं पता होता। ओके, सो हमें आउटकम्स पता होते हैं बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट विच विल कम इन ए पर्टिकुलर ट्रायल। जब हम एक ट्रायल करेंगे उस टाइम पे कौन सा रिजल्ट आएगा वी डोंट नो, जबकि सारे टाइप के रिजल्ट्स हमें पता होते हैं। सो और इवेंट्स को हम कह सकते हैं कि व्हेन वी से इवेंट वी मीन वन और मोर आउटकम्स। तो यानी कि जब आपने कॉइन टॉस किया और टेल आ गया, सो दिस इज योर इवेंट। जब आपने डाइस को रोल किया तो आपके पास नंबर 5 आ गया, दिस इज इवेंट। जब आप आपके डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो आपने उसमें से किंग कार्ड चूज कर लिया। व्हेन वी प्ले कार्ड्स तो उसमें बहुत सी गेम्स होती हैं, तो आपने एक किंग चूज कर लिया, या आपको कोई कहता है कि ये कार्ड्स हैं, पिक वन कार्ड, तो आपने जो कार्ड पिक किया वो किंग आया। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो एन इवेंट। सिमिलरली कोई इवन नंबर आ रहा है, आपने जब डाइस रोल किया नंबर 4 आया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज एन इवन नंबर, तो ये भी इवेंट है। अब इवेंट्स के टाइप होते हैं independent, then we have dependent, and after that we have the mutually exclusive events। अब independent वर्ड से क्या पता चलता है? समथिंग विच इज फ्री, उसे पूरी फ्रीडम मिली है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। सो ईच इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर इवेंट। तो वो इवेंट जिसपे कि दूसरे इवेंट्स का कोई असर नहीं पड़ता और इट इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर इवेंट्स, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट।
जो मर्जी होता रहे उस इवेंट, वो इवेंट चेंज नहीं होगा, यानी कि वो आउटकम कभी चेंज नहीं होगी। दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट, या हम उसको कंडीशनल भी बोलते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ही आ गया कि वो अफेक्ट होएगी। तो व्हेन सम इवेंट इज अफेक्टेड बाय अदर इवेंट्स, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? इवेंट्स कांट हैपन एट द सेम टाइम। Equally likely or mutually exclusive, many times student get confused between the two. Equally likely वो होते हैं जिनके आने के चांस बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है, ऐसी कोई पार्शलिटी नहीं हो रही, कोई बाइसिंग नहीं है, दोनों के आने के चांस इक्वल इक्वल है, उनको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि वो दो इवेंट्स कभी भी सेम टाइम पे नहीं आएंगे। अगर एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, अगर दूसरा आएगा तो पहला नहीं आएगा। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स एक्सक्लूड कर देना, कि जब एक आता है तो दूसरा बाहर निकल जाता है। देर आर मैनी पीपल, अगर if you have seen sometimes, if there is some sort of argument between two person or uh, some sort of cold war you can say, अगर दो पीपल ने आपस में झगड़ा किया है, सो आप उनके बिहेवियर को नोटिस कर सकते हो कि इफ वन कम्स तो अदर पर्सन लीव्स द रूम। सिमिलरली जब अदर पर्सन कम्स इनटू द रूम, द फर्स्ट पर्सन लीव्स द रूम। ठीक है, सो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, सो इजी टू रिमेंबर, इजी टू अंडरस्टैंड। तो अब हम पढ़ लेते हैं एक एक करके सारे इवेंट्स। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो इफ इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर इवेंट, a coin does not know that it came up heads before. Each toss of a coin is a perfect isolated thing. जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है कि जब भी आप कॉइन टॉस करते हो, आपने पहली बार कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, आपने दूसरी बार किया तब भी हेड आ गया, थर्ड टाइम किया टेल आ गया। अब जब हेड आया था, ठीक है, फोर्थ टाइम करोगे तो अब कॉइन को थोड़ी पता है कि पहले क्या आया क्या नहीं। या अगर कॉइन को पता है कि पहले हेड आया था तो नहीं, अब तो टेल आएगा, अब तो आई विल शो माई टेल साइड और आई विल कम अप विद हेड अप, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, हर बार उसकी एक न्यू और कैन यू कैन से कि वो आइसोलेटेड वे में बिहेव करता है। अगर पहले हेड आया भी होएगा तो देन ऑल्सो दोबारा भी आ सकता है हेड, और टेल भी आ सकता है, टेल भी दोबारा आ सकती है। तो ऑल दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। पहले क्या आया दैट डज नॉट इफेक्ट कि नेक्स्ट क्या आएगा। ओके, so example, you toss a coin 3 times and it comes up heads each time, so what is the chance that next toss will also be a head? अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि भी पहले 3 बार तो हेड ही आ रहा है, अब फोर्थ टाइम क्या आएगा, तो आप क्या बिल्कुल श्योरिटी से कह सकते हो कि अच्छा फिर तो फोर्थ टाइम भी हेड ही आएगा? नो no, आप तो हमेशा यही कहोगे कि सी प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही है, 1/2, क्योंकि वी हैव हेड एंड टेल, तो हेड और टेल में से कोई भी आ सकता है। तो चाहे 3 बार 4 बार लगातार भी हेड आ जाए, फिफ्थ टाइम अगेन आप नहीं कह सकते श्योरिटी से दैट नेक्स्ट भी हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। आपका गेस चल जाए, दैट इज अ थिंग, दैट इज अनदर थिंग, बट आप मैथमेटिकली या फिजिक्स में यू कैन नॉट से एनीथिंग विद श्योरिटी, तब आप वहां पे प्रोबेबिलिटी ही लिखोगे। Dependent, so someone or those events which actually get affected by previous events, पहले जो events हुए नेक्स्ट इवेंट अगर उन पे डिपेंड कर रहा है तो वो डिपेंडेंट इवेंट है। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। जैसे हम कार्ड्स खेलते हैं, हमारे पास जो डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन टोटल? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड यू वांट टू प्ले एनी गेम, तो आपने उसमें से 2 कार्ड्स पहले ही निकाल के साइड पे रख दिए, तो अब क्या आपकी गेम पहले जैसी रहेगी या देयर वुड बी सम चेंज? ऑफ कोर्स, अब पता नहीं वो कार्ड्स कौन से थे। अगर सपोज आपने एक कार्ड जो है वो किंग का बाहर निकाल दिया, वो भी किंग ऑफ स्पेड, ठीक है, और दूसरा कार्ड आपने निकाल दिया किंग ऑफ
क्लब्स, ठीक है। तो आपने 2 कार्ड्स ऑलरेडी बाहर निकाल दिए। तो अब आप कोई भी गेम खेलोगे तो उसमें ऑब्वियसली आपको किंग ऑफ स्पेड और किंग ऑफ क्लब तो नहीं मिलने लगा। तो आपके इवेंट्स जो हैं वो भी अफेक्ट होंगे, जो आपकी गेम है वो अफेक्ट होएगी। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अब देखो, अगर आपके 52 कार्ड्स हैं और हम कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, तो अब 52 कार्ड्स में कितने किंग्स होते हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 4/52, यानी कि 1/13। तो आपने एक कार्ड निकाल लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी तो आई 4/52। अब आपने वो कार्ड निकाल के साइड पे रख दिया। तो अब कितने कार्ड्स बचे? 51। अब दोबारा आपसे कहते हैं कि अब बताओ किंग के आने के कितने चांस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग। तो अब आप बताओ कि कार्ड्स भी कितने बच गए? 51। और उस कार्ड में भी किंग कितने रह गए? 3। तो अब जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो क्या आएगी? 3/51, ठीक है। फिर आपने वो कार्ड भी बाहर निकाल के रख दिया। फिर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग। तो अब किंग कितने रह गए? 2। और टोटल कार्ड्स कितने रह गए? 50। तो तब प्रोबेबिलिटी आएगी 2/50। तो यानी कि हर इवेंट आपका पुराने इवेंट के कारण अफेक्ट हो रहा है। सो दीज आर डिपेंडेंट इवेंट्स। सो यूजुअली हम क्या कहते हैं कि अगर हम कार्ड को देखते और वापस रख देते, तब क्या होना था? तब आपके टोटल कार्ड्स उतने के उतने ही रहते, किंग्स भी उतने ही रहते, ठीक है। यानी कि अगर आप रिप्लेसमेंट कर देते, हमने अभी क्या डिस्कस किया कि हमने कार्ड देखा और उसको साइड पे रख दिया निकाल के। बट अगर आप कार्ड देखो, प्रोबेबिलिटी कि हाँ जी कार्ड ये है, एंड यू कीप इट बैक इन द डेक ऑफ कार्ड्स, तब क्या होगा कि कार्ड्स उतने के उतने ही रहेंगे, 52 के 52, और किंग्स भी उतने ही रहेंगे, 4 के 4। तो अब आप हर बार अगर वो कहेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, तो हर बार आंसर क्या आएगा? 4/52। आपने देखा, फिर से वापस से कार्ड रख दिया और शफल कर दिया। फिर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तब आप अगेन कहोगे 4/52, क्योंकि कार्ड्स भी उतने ही है, किंग्स भी उतने ही है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप रिप्लेसमेंट कर देते हो तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं करते तब आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है। तो अगर आपने रिप्लेसमेंट कर दी तो आपके इवेंट्स होंगे इंडिपेंडेंट, और अगर आपने रिप्लेसमेंट नहीं की तब आपके इवेंट्स होंगे डिपेंडेंट। ओके, सो इसीलिए ये जो लास्ट बॉक्स है इसमें क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट। व्हेन वी पुट ईच कार्ड बैक आफ्टर ड्रॉइंग इट, chances don't change, events are independent, and without replacement chances will change and events become dependent. And now we have the last one, last slide, mutually exclusive. म्यूचुअली का मतलब दोनों इवेंट सेम टाइम पर नहीं हो सकते। सो नाउ लेट्स डिस्कस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो इट इज आइदर वन और द अदर बट नॉट बोथ, या एक आएगा या दूसरा, बट दोनों एट अ टाइम नहीं पॉसिबल। इन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो एग्जाम्पल क्या है? टर्निंग लेफ्ट और राइट। इफ यू आर ड्राइविंग, ठीक है, और आपको कहना है कि टेक अ टर्न, तो या तो आप राइट मुड़ोगे या लेफ्ट मुड़ोगे, ठीक है। ये तो नहीं कि एट ए टाइम ही आप राइट भी मुड़ गए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा ना कि आप राइट भी मुड़ गए और लेफ्ट भी मुड़ गए, ऐसा तो नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ आ रही है बात? जो चीज कभी एट ए टाइम हो ही नहीं सकती, या तो आप राइट मूव करोगे या आप लेफ्ट मूव करोगे, आप दोनों राइट और लेफ्ट एट ए टाइम नहीं मूव कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? हेड्स एंड टेल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब आप कॉइन टॉस करते हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो नहीं कि दोनों हेड एंड टेल आ जाएंगे, ठीक। सिमिलरली जब आप कार्ड्स, व्हेन यू प्ले विद कार्ड्स, तो उसमें किंग्स एंड एसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आप कार्ड पिक करते हो, या तो वो किंग होगा या एस होगा, ए जिस पे लिखा होता है। अब एक ही कार्ड पे दोनों एस और किंग तो नहीं बने होते, राइट। सो ये सारी चीजें हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हाट इजंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या नहीं है? किंग्स एंड हार्ट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसके लिए
सी हमारे पास प्रोबेबिलिटी में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो कॉइन्स वाले, कॉइन्स बेस्ड, डाइस बेस्ड एंड कार्ड्स बेस्ड। तो एक तो आपको कार्ड्स अगर आपके घर पे हैं, गो एंड चेक देम। आपको उनके नंबर पता होने चाहिए, उनके कलर पता होने चाहिए, कौन सा कार्ड कितने टाइप के होते हैं, उनका कलर क्या होता है, व्हाट डू वी कॉल देम, और इंग्लिश में हम उन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, जो 4 टाइप्स होती हैं, एक होता है स्पेड जो कि लीफ की तरह होता है, फिर एक होता है क्लब जिसके 3 लीव्स से होते हैं, देन हार्ट एंड डायमंड। डायमंड जो बिल्कुल एक आपका पैटर्न बना होता है 4 साइड्स वाला, राइट। सो काइट शेप आप कह सकते हो डायमंड, राइट। तो ये 4 टाइप्स हैं एंड देन हमारे पास होते हैं नंबर्स। ए को हम एस बोलते हैं, देन वी हैव किंग, क्वीन एंड जैक। ओके, तो आपको पहले तो हर कार्ड की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो अब किंग्स एंड हार्ट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा क्यों बोला है? आप पहले बताओ कि किंग्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं किंग्स के। एक होता है किंग ऑफ स्पेड, एक होता है किंग ऑफ हार्ट, एक होता है किंग ऑफ क्लब और एक होता है किंग ऑफ डायमंड। तो यानी एक कार्ड ऐसा है जो कि किंग भी है और वो हार्ट का भी है। ठीक है, यानी कि दोनों चीजें हैं। आप देखोगे कार्ड पे किंग भी बना होगा और हार्ट भी बना होगा, तो इट मीन्स ऐसा पॉसिबल है कि दोनों चीजें सेम टाइम पे आ रही हैं, सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, तो आप यहाँ पर देखो ये जो 2 पिक्स बनी हुई है, एसेस एंड किंग्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो एट ए टाइम कोई एक ही आएगा। बट हार्ट्स एंड किंग्स दे आर नॉट, क्योंकि एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि किंग भी बना होता है और हार्ट का होता है वो। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ये है आपकी प्रोबेबिलिटी। मोस्टली हम प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए एंड कॉइन, डाइस एंड कार्ड्स, इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।